हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। हम लोग लेक्चर्स को डिसकंटिन्यू कर दिए थे क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ रहे थे। उन्हीं सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग चल रही है अभी भी। तो देखते हैं आज लेक्चर क्वालिटी कैसी होती है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे स्टील में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर ए पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट इन बेयरिंग ऑन अ रिवेट इज। मैंने आप लोगों को दो तीन कंडीशन बताए थे, पावर ड्रिवन रिवेट, शॉप और फील्ड ड्रिवन रिवेट। ये चीज मैंने बताया था, पीडीआर एफडीआर। ठीक है, तो उनमें से आप लोगों को टेबल याद होगा अगर तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, नहीं याद होगा तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो टेबल याद कीजिए। ठीक है, फिलहाल मैं बता देता हूँ। फील्ड रिवेट थी और सॉफ्ट रिवेट थी, है ना, दो चीजें थी, फील्ड रिवेट और सॉफ्ट रिवेट। तो मैं टेबल एक बार फिर से बनाता हूँ। टेबल देखिए क्या है। पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट और हैंड ड्रिवन रिवेट। मतलब कहने का है तीन केस है। पहला कि पावर से मशीन से ड्राइव किया जाए या फिर लगाया जाए रिवेट, ठीक है, लेकिन वो सॉफ्ट रिवेट हो। सॉफ्ट रिवेट का मतलब है कि वर्कशॉप में किया जाए, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट देकर किया जाए। पीडीएफआर का मतलब फील्ड में किया जाएगा, पावर से ही लेकिन फील्ड में। दोनों के केस में डिफरेंस आ जाता है क्योंकि जो हम लोग शॉप में करते हैं यानी कि वर्कशॉप में करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जो फील्ड में करते हैं उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। रीजन क्या है? रीजन है एक्सपोजर, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में जिस कंडीशन में कर रहे हैं वो हमारी आइडियल कंडीशन से अलग होती है, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। उसके बाद लास्ट में आता है एचडीआर यानी कि हैंड ड्रिवन रिवेट। तो हैंड ड्रिवन रिवेट में तो और भी कमियां आ जाती हैं और भी प्रॉब्लम आती है। इसको ठोकते हैं जब तो उसमें होल्स में भी प्रॉब्लम आती है, कुछ गैप क्लियरेंस क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए इनकी स्ट्रेंथ और भी कम होती है। तो इनकी तीन कैटेगरीज हैं, तीनों कैटेगरीज आप डिस्कस करेंगे। क्या है? शेयर बियरिंग, शेयर है, फिर उसके बाद टियरिंग है, नहीं सॉरी टेंशन। फिर से लिखता हूं, टेंशन, फिर उसके बाद शेयर, फिर बियरिंग। ये तीन कैटेगरीज हैं जिनमें तीनों में स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। तो इन्हीं को आपको याद रखना होगा। आईएएस कोड बुक 800 ने जो कह रखा है वो हमें याद ही करना पड़ेगा क्योंकि उससे से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो पावर ड्रिवन शाफ्ट रिवेट में इसमें क्या होता है? 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। किसमें? टेंशन में। शेयर में भी 100 ही होता है और यहाँ पे इसका 3 गुना 300। ठीक है, थोड़ा क्लियर मैं लिख देता हूँ यहाँ। देखिए यहाँ पे 300। उसके बाद ये तो इसके लिए हो गया। फिर आता है पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। फील्ड रिवेट में थोड़ी सी 10% वैल्यूज कम हो जाती है। हमने बता रखा है आप लोगों को 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा टेंशन में और 90 ही होगा शेयर में, और इसका 3 गुना यानी कि 270 बियरिंग में। इसके अलावा हैंड ड्रिवन में क्या होगा? 10% और कम हो जाएगा 80, और यहाँ पे 80 और वहां पे जो होगा 250 होगा। हाँ, अभी सॉफ्टवेयर में कुछ एरर है, सही नहीं हो पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं सही करने की। यहाँ पे होता है 250। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर पावर ड्रिवन यानी कि पीडी एफ आर, फील्ड रिवेट बोला है, एफ आर होगा यानी कि दूसरा वाला केस लगेगा। कौन सा वाला केस लगेगा? दूसरा वाला केस लगेगा, ये वाला। ये वाला क्वेश्चन पूछा है
किसमें? बियरिंग में। तो बियरिंग में कितना लिखा है मैंने? 270। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा, 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैंने कैसे किया इसको। आप लोगों का भी अप्रोच ऐसे ही होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इरेनियस स्टेटमेंट फॉर माइल्ड स्टील। इरेनियस का मतलब है गलत, त्रुटिपूर्ण, ठीक है। तो देखिए क्या गलत है माइल्ड स्टील के लिए। इट हैज 2 यील्ड पॉइंट्स। माइल्ड स्टील का हम लोग जब बना रहे थे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें दो यील्ड पॉइंट होते हैं, ये बात आपको पता है। माइल्ड स्टील को बना रहे थे तो पहले होगा इलास्टिक एंड स्ट्रेट। पहले क्या होगा? इलास्टिक होगा कुछ समय तक, फिर उसके बाद यील्डिंग होगी, ऐसे करके ये हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे क्या होगा? फ्रैक्चर होगा, है ना। और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या दिख रहा है? स्ट्रेन। स्ट्रेन जिसको एप्सिलॉन से दिखाते हैं, और वर्टिकल पे क्या होगा? स्ट्रेस होगा, जो ऊपर वर्टिकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने बताया था कि ये जो पॉइंट है यहां तक होगा लीनियर, ठीक है। उसके बाद यहां से होगा थोड़ा सा कर्व होगा, और ये भी कर्व दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसे बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट मतलब उच्च पराभव बिंदु। और जो नीचे आपको दिख रहा है, जस्ट उसके नीचे आप लोगों को ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये होगा लोअर एंड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं निम्न पराभव बिंदु। तो यहाँ पे हमने देखा माइल्ड स्टील में दो होते हैं क्या? यील्ड पॉइंट। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है इट इज अ डक्टाइल मटेरियल। माइल्ड स्टील आपको पता है Fe250 होता है, Fe250 होता है, और ये IS कोड 432 में इसको सारी स्पेसिफिकेशन दे रखी है। इसमें IS कोड 432 में इसकी सारी स्पेसिफिकेशन दे रखी है। और ये एक माइल्ड स्टील है, इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ही कम पाया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है? इट हैज स्मॉल परसेंट एलोंगेशन एट फेलियर। फेलियर पे एलोंगेशन यानी कि जो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है बहुत ही कम होती है। ये बिल्कुल गलत पॉइंट है, क्योंकि जो जितनी ही माइल्ड होगी, जितनी ही तन्य होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी एलोंगेशन होगी, वो उतनी ही ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फॉल्स है, यानी कि गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा था वो गलत ही पूछा था, क्वेश्चन के हिसाब से गलत ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। क्वेश्चन के हिसाब से गलत पूछा था इसलिए सही है, लेकिन स्टेटमेंट गलत है। बाकी के 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी है शोज स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब है कि विकृत कठोरता का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब ये लोअर यील्ड पॉइंट के बाद जब परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू करता है, तो वहां से जो आप लोगों को ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला होता है यील्डिंग, ठीक है। और जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, यानी कि यील्डिंग में सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस जहां पे आता है, उस पॉइंट को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट, ठीक है। और जो पूरी कर्व है वो पूरी स्ट्रेन हार्डनिंग है लोअर यील्ड पॉइंट के बाद, ठीक है। जो मैक्स एक स्ट्रेन आता है तो ऊपर हार्डनिंग पॉइंट भी होती है। आप लोग याद रखेंगे ये चीज, है ना। IS 432 में माइल्ड स्टील की डिस्कशन की गई है। नेक्स्ट, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट होल फॉर अ रिवेट विद नॉमिनल डायमीटर ऑफ 27 mm। मैंने एक क्राइटेरिया बताया था DH निकालने के लिए। DH आपको पता होगा, डायमीटर ऑफ होल। डायमीटर ऑफ होल निकालने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो है D0 या फिर D प्लस 1.5 mm, और दूसरा है D0 प्लस 2 mm। हम 2 mm कब बढ़ाते हैं और 1.5 mm कब बढ़ाते हैं, यही बस समझना है, इसी में हमारा आंसर है। हमने एक चीज बता रखा था कि 25 mm या उससे ज्यादा होगा तो 2 mm वाला रखेंगे, ठीक।
यानी कि ये वाला जो केस होगा, ये वाला केस, ये कब लगता है, ग्रेटर देन 25 mm डाया, ठीक, डाया इसको 5 भी बोलते हैं, और डी नॉट प्लस 1.5 mm जो है वो कम के लिए होता है। तो यहाँ पे पता चल ही गया है क्या दिक्कत है, 27 mm बोला है तो 27 वाले में क्या होगा, 25 से ज्यादा है यानी कि +2 होगा, है ना। तो +2 करेंगे तो 27 + 2 कितना होगा, 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Allowable average shear stress in an unstiffened web for beam made for steel of grade 250 Newton per mm square। Allowable average shear stress पूछा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि shear stress पूछा है ना। क्या पूछा है, shear stress पूछा है। ये आपको जो दिया हुआ है Fy दिया हुआ है, Fy कितना है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और शियर स्ट्रेस पूछा है यानी कि टाउ एवरेज पूछा है, टीएवी एवरेज पूछा है ना। टीएवी जो होता है 0.4 टाइम्स ऑफ एफवाई, यानी कि ग्रेड ऑफ स्टील के 0.4 टाइम्स होता है, 0.4 टाइम्स इंटू 250। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा आंसर। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये कैलकुलेशन और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप अप्रोच अपना फॉर्मूले से ही बना पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इन पर डिग्री सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसको हम अल्फा से दिखाते हैं, इसको किससे दिखाते हैं, अल्फा से, कितना है, किसमें पूछा है, स्टील में। स्टील में होता है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये तो याद करने वाली बात थी, याद ही होगा आपको। नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिस टू अरेंज रिवेट्स इन कवर प्लेट्स। कवर प्लेट जो हैं उनमें रिवेट अगर हम लगाना है हमें, तो उसमें कैसा हम लोग रखें, एक लाइन में रखें, एक कॉलम में रखें, स्टैगर्ड रखें या चेन रिवेटिंग रखें, ये बात आपको पता होगा। मैं सब में डिफरेंस एक बार बता देता हूँ क्या है। देखिए मान लीजिए हमने ये रिवेट लगाया है, रिवेट लगाया है, मान लीजिए लैप जॉइंट है, तो एक तो होगा चेन रिवेटिंग, क्या बोला, वन रो में। वन रो का मतलब है ऐसे आप एक ही रो में एक लगाएंगे, पहला केस हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसी में हम क्या करें, वन कॉलम बना दें, यानी ऐसे बना दें, है ना, ऐसे बना देते हैं, तो ये भी हो सकता है। तीसरा केस क्या कह रहा है, स्टैगर्ड रिवेटिंग। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैगर्ड का मतलब है कि जो रिवेट एक लाइन में लगा रहे हैं, दूसरी लाइन उसी लाइन में रिवेट नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से समझता हूं, आपको दिखाता हूं। ये मैंने बनाया, ये कहने का मतलब है, स्टैगर्ड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये मैंने 4 लगाए हैं रिवेट, ठीक है। तो जो दूसरी रो होगी, दूसरी रो जो होगी वो 4 रिवेट ऐसे नहीं लगेगी, वो अपनी पोजीशन में चेंजिंग लाएगी, इनके इन्हीं लाइन में नहीं होगी दूसरी लाइन, वो दूसरी लाइन लगी अपनी ऐसे, ठीक है, ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे। तो देखा जाए तो ये जो लाइंस हैं रिवेट की वो बिल्कुल अलग जा रही है, देखिए आप, अलग लाइन जा रही है। तो यहाँ पे एक लाइन में ना होकर के अलग अलग लाइन में हो रही है। एक रो और दूसरी रो में जो ऊपर नीचे की लाइन है वो एडजेसेंट, जो आपस में जो एक दूसरे के पास वाली लाइनें हैं उसमें एक दूसरे के सामने नहीं आएंगी, ये होती है स्टैगर्ड। इसके बाद चेन क्या होती है, चेन में एकदम सीधी सीधी होती है, चेन में सीधी सीधी होती है ऐसे, मतलब इसमें एकदम सीधा होगा, चाहे एक तरफ से देखें कॉलम में, चाहे रो में देखें। ये हो गया चेन। तो ये सारी बातें आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। ये कौन सी है, ये स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड जिसको विषम रिवेटिंग बोलते हैं, नाम से भी स्पष्ट लग रहा है। विषम का मतलब है कि ये एक दूसरे के सामने नहीं आएंगी,
मतलब एक रो वाली दूसरे रो के सामने नहीं आएगी, ये विषम से आप लोग समझेंगे। मैंने लास्ट वाले क्या बताई थी, ये चेन रूटिंग है, इसमें सारी सामने ही होती हैं, इसमें सारी सामने ही होती हैं। क्या है? चेन रूटिंग। ये क्या है? ये वाली एक रो है, सॉरी एक कॉलम है ना, दिख ही रहा है एक कॉलम, और ये वन रो है। ये बात मैंने बता दिया आपको, चारों में डिफरेंस। जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील इज नोन एज। बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील पूछा है तो क्या हो सकता है? एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर एंड फेरस स्टील। ये स्ट्रक्चरल स्टील नहीं है, ये अलग अलग मटेरियल, अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है। लेकिन एज अ स्ट्रक्चर हम लोग क्या पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल चीजों में? माइल्ड स्टील, HYSD बार, ये सब पढ़ते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चरल जो स्टील है वो माइल्ड स्टील ही है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट का परसेंटेज कितना होता है? देखिए माइल्ड स्टील है तो उसमें 0.25% से कम होता है, ठीक है, 0.25% से कम होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। माइल्ड स्टील में 0.25 से कम होता है। उसके बाद कास्ट आयरन, मैं बता दूं ये किसमें किसमें क्या होती है। कास्ट आयरन जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये कास्ट आयरन के लिए होता है, सबसे ज्यादा इसी में होता है कास्ट आयरन, ये है। उसके बाद ये 0.7 से 1.5 के बीच में है, ये होता है रॉट आयरन, रॉट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वेल्ड इज टेकन एज एक्चुअल लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या कह रहा है? एक्चुअल लेंथ माइनस करना है या प्लस करना है? लेंथ ऑफ वेल्ड को बोलते हैं एस, साइज ऑफ वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिखता हूं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड LE, इसका वेल्ड का कितना होगा? साइज ऑफ वेल्ड बोला है, साइज ऑफ वेल्ड माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा कि प्लस होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, हाँ, इफेक्टिव वेल्ड जो होगा, इफेक्टिव लेंथ L माइनस 2S, ये होता है, आप लोगों को याद रखना है कि जो लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ होती है L, एक्चुअल लेंथ में से 2S घटा दें तो जो लेंथ मिलेगी वेल्ड की वो होगी इफेक्टिव वेल्ड, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मैं एक बार बता देता हूं, LE क्या है? इफेक्टिव लेंथ है, और S क्या है? साइज ऑफ वेल्ड है, साइज ऑफ वेल्ड है। L क्या है? L है एक्चुअल लेंथ, यानी कि ओरिजिनल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, ये चीज है। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बट वेल्ड इज। बट वेल्ड मैंने बता रखा है, दो टाइप के वेल्ड होते हैं, एक बट वेल्ड होता है, एक लैप यानी कि फिलेट वेल्ड होता है, ठीक है। दोनों को एक बार फिर से मैं बता देता हूं, बट वेल्ड फिलेट वेल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये दो मेंबर हैं जिनको वेल्डिंग से जोड़ना है। अगर एंड टू एंड है, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे, ये है बट वेल्ड। बट वेल्ड का मतलब ये है कि एंड से एंड जुड़े, यानी कि सिरे से सिरा जुड़ रहा है प्लेट 1 और प्लेट 2 का, उसे बोलेंगे बट वेल्ड। एक चीज और होती है फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड क्या होती है? फिलेट वेल्ड में बता देता हूं, वो होती है ऐसे, आपको दिखेगी, एक प्लेट ऐसी होगी, उसके ऊपर कोई प्लेट ऐसी होगी। तो यहाँ पे ये वाली जो ऐसे वेल्ड होती है, ये होती है फिलेट वेल्ड, ठीक है, फिलेट वेल्ड होती है। दो टाइप की वेल्ड मैंने बता दिया, फिलेट वेल्ड। अब देखिए इसमें फिलेट वेल्ड में क्या है, यहाँ पे एक थ्रोट थिकनेस का ऑप्शन आता है, ठीक,
यहाँ पे एक थ्रोट थिकनेस मिलता है। थ्रोट थिकनेस जो होता है यहाँ से यहाँ तक होता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये साइज ऑफ वेल्ड एस है। और फिलेट वेल्ड क्या है, मैं एक बार यहाँ बना के दिखा देता हूँ। फिलेट वेल्ड होगा, फिलेट जो होगा मतलब सॉरी थ्रोट थिकनेस, इस वाले थिकनेस को बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस हिंदी में कंठ की मोटाई बोलते हैं, ठीक है, थ्रोट थिकनेस है। अब पूछा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड। बट वेल्ड कितनी होती है, इक्वल टू द, पहला क्या है, अबाउट 70 to 90% ऑफ मेन मेंबर। मेंबर के 70 to 90% होता है, नहीं, इक्वल टू द मेन मेंबर, ये भी नहीं है, इक्वल टू और मोर देन द मेन मेंबर, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। वेल्ड की जो स्ट्रेंथ है मेंबर की स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है बट वेल्ड में, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो वेल्ड बनाते हैं उसकी स्ट्रेंथ मेंबर के स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। अगले, इतना ही स्लाइड आज लेके आए थे, अभी हम सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे थे। आगे अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आप लोगों की जो लेक्चर्स की कमी हुई थी वो हम पूरी कर देंगे, ठीक है। काफी पंचुअल हो जाएगा आपके लिए, और आप लोग रिवीजन करते रहिए, पुराने क्वेश्चंस जितने भी है आपके पास वो पढ़िए। और हाँ, कोशिश कीजिए कि आप नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको तैयार नहीं हो पाएगा। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे जो क्विक रिवीजन में काम आएगा। हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको बार बार लेक्चर देखना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग रिवाइज कीजिए। जय हिंद।